दोस्तों आज जो कहानी लेकर के आए हैं एक कहानी बहुत इमोशनल है। जब इंसान के जीवन गुजर जाता है और कुछ बिखरे हुए दोस्त, छूटे हुए, बिछड़े हुए दोस्त, बिछड़े हुए लम्हे जब याद आते हैं, इसी तरह से आज जो कहानी लेके आया हूं, उसका नाम है खामोशी। ये बहुत ही प्रकाशित और पुरानी कहानी है। उसको हम दोबारा आपके सामने ला रहे हैं। लगभग 12-13 वर्षों के बाद गांव लौटा था। कुछ खास बदलाव नहीं था। हाँ, कुछ पक्के मकान अवश्य बन गए थे। बाजार जो पहले बहुत छोटा हुआ करता था, अब थोड़ा बड़ा हो गया था। हमारी पुरानी हवेली नुमा घर की शक्ल थोड़ी बदली बदली सी लग रही थी। परिवार के लोगों के चेहरों में कुछ कुछ परिवर्तन दिख रहा था। उम्र के अनुसार तो यह स्वाभाविक भी था। ताऊ, चाची, चचेरे भाई, बहन सभी के उम्र बढ़ गई थी। कुछ की तो शादी हो गई थी और कुछ के बच्चे भी थे। इतने वर्षों बाद अचानक मेरे आने से पुराने लोग जो मुझे बचपन से जानते थे, उनके चेहरे पर मिली-जुली प्रतिक्रिया। छोटे लोग जो मुझे पहली बार देख रहे थे, उनकी आंखों में एक अजीब-सा अजनबीपन दिख रहा था। उनकी नज़रों में मैं अपने लिए कुछ अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा था। ताऊ जी ने मेरे ठहरने के लिए ऊपर वाले कमरे को ठीक करने के लिए कहकर कहीं चले गए। उनका अचानक मेरे बरसों बाद आने के बाद भी बिना ज्यादा कुछ बातचीत किए कहीं चले जाना मुझे समझ में नहीं आया। मुझे ऊपर वाले कमरे का रास्ता मालूम था, इसलिए बिना किसी की प्रतीक्षा किए अपना बैग उठाकर सीढ़ियों पर चढ़ गया। खाने के वक्त एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजे से आवाज लगाकर पूछा कि मैं खाना ऊपर ही खाऊंगा या नीचे सबके साथ। परिवार के साथ परिवार के लोगों के साथ मेरा पहला अच्छा अनुभव नहीं था कि सबके साथ खाना जो है से साथ बैठकर खाऊं, मगर अकेले ऊपर में खाना भी अच्छा नहीं लगा। परिवार के लोगों के साथ मेरा पहला अनुभव अच्छा नहीं था कि सबके साथ खाना खाऊं, मगर अकेले ऊपर में खाना भी अच्छा नहीं था। जब मैं नीचे आया तब शयन के पुरानी सी डाइनिंग टेबल पर सभी ने पहले ही खाना शुरू कर दिया था। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। चाची ने मेरे प्लेट को मेरी ओर सरका कर इशारा कर दिया कि मैं खुद ही परोस लूं। मेरा खाना खत्म भी नहीं हुआ था कि बाकी लोग प्लेट साफ करके एक एक करके चले गए। मेरी आदत धीरे धीरे खाने की थी। मैंने गौर किया, यहाँ कोई भी मुझसे बात करने से कतरा रहा था। बस 8-10 साल की एक लड़की थी जिसको मेरी जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं थोड़ी थोड़ी देर पर आकर मेरी जरूरतों के बारे में पूछ जाती थी। बाकी घर के लगभग आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग मुझे कोई अहमियत नहीं दे रहे। ताऊ जी कभी कभी टुकड़ों में कुछ पूछ लेते, मैं भी उसी अंदाज में जवाब दे देता। शाम के वक्त मुझे अपने पुराने शहर को देखने की इच्छा हुई। मैं कपड़े बदल रहा था, उसी समय वह बच्ची चाय का प्याला लिए कमरे से बाहर से आवाज लगाई। मैंने उसे अंदर आ जाने के लिए कहा, मगर वह बाहर ही खड़ी रही। मैं शीशे में अपने बाल संवारते हुए फिर से अंदर आने को कहा, तब वह सकुचाई सी अंदर आ गई। मैंने उसे गौर से देखा। उसका चेहरा कुछ जाना सा लगा। मैंने उसके हाथ से चाय का कप लेकर पलंग पर बैठते ही पूछा, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? उसने मेरी ओर गौर से देखते हुए कहा, मेरा नाम तनु है। तुम किसकी बेटी हो? मैंने पूछा, पर वह बिना कुछ बोले लगभग भागती हुई कमरे से बाहर चली गई। मैं आश्चर्य से दरवाजे के हिलते पर्दे को देखता रहा, जो उसके जोर से झटकने के कारण हिल रहा था। यह शहर मेरे लिए अजनबी नहीं था। यही मेरी जन्म स्थली है। यहाँ मैंने बचपन और आरंभिक जवानी के दिन बिताए थे। बाबूजी, माँ, भाई, बहन के साथ अनेक वर्ष बिताए थे। फिर बाबूजी का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया, तब हम लोग वहां शिफ्ट हो गए। इस शहर में मेरे बचपन के कई दोस्त थे। कई दोस्त की शक्ल याद थी, कुछ का भूल गया था, मगर नाम याद था। इन्हीं दोस्तों में एक खास था विनोद। उसके घर का रास्ता मुझे याद था। मेरे पांव उसकी ओर बढ़ गए। विनोद के दरवाजे पर एक बुजुर्ग की पीठ मुझे दिखी। मेरी आवाज पर वह मुड़ा तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। विनोद एकदम बुढ़ा हो गया। उसके सफेद बाल, बेतरीक उजली दाढ़ी, गाल धंसे हुए, शरीर बीमारों जैसे। मैं उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसने पहली नजर में ही मुझे पहचान लिया था। बात बात में उसने मेरी सेहत की तारीफ की तथा पूछा कि मैं किस तरह अपनी सेहत को मेंटेन करता हूँ। इसका जवाब मेरे पास सिवाय हंस देने के और कुछ नहीं था। हम घंटों बतियाते रहे।
बचपन और जवानी को याद करते रहे। उन्हीं यादों में से उसने एक ऐसी बात याद दिला दी जिसने मुझे बुरी तरह बेचैन कर दिया। देर रात जब मैं ताऊ जी के घर वापस लौटा, तब मेरी नज़र घर के चारों ओर किसी को ढूंढ रही थी। मैं कमरे में आकर बेचैनी से उस बच्ची का इंतजार कर रहा था जो मेरा ख्याल रख रही थी। बाहर थोड़ी सी खटक की आवाज हुई तो मैं चौंक कर खड़ा हो जा रहा था। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए कोई नहीं आया। घर से जाते वक्त मैं ताऊ जी को बोल दिया था कि रात का खाना मैं बाहर ही खाकर आऊंगा, इसलिए किसी से के पूछने की जरूरत भी नहीं थी। मुझे नींद आ रही थी, मैं बेचैन था। एक अपराध बोध से मैं घिरा जा रहा था। मुझे विनोद की बात याद आ रही थी जिसे सुनकर मैं बेचैन हो गया था। विनोद ने मुझे 10-12 वर्ष पुरानी बात को याद दिलाकर गहरे भंवर में छोड़ दिया था। उसने बताया कि 10 वर्ष की वह बच्ची मनु की बेटी है। मनु, जो हमारे पड़ोस में रहती थी, हमारा और उसका छत साथ में जुड़ा था। मनु कॉलेज के जमाने में मुझसे एक तरफा प्यार करती थी। उस जमाने में प्यार को लोग पाप की नजर से देखते थे। एक रात मैं छत पर मनु से मिलकर समझा रहा था कि हमारा परिवार बरसों से पड़ोसी की तरह रह रहा है। इस तरह का रिश्ता किसी के लिए भी उचित या स्वीकार्य नहीं होगा। तभी पड़ोसी द्वारा देख लेने की बात बहुत बिगड़ गई थी। अगले दिन ताऊ जी ने मुझे बाबूजी के पास दूसरे शहर भेज दिया। हम दोनों को रात में छुप कर मिलने की बात आगे की तरह पूरे समाज में फैल गई थी। मनु लड़की थी, इसलिए उसकी बड़ी बदनामी हुई। उस जमाने में लड़की के दामन में लगे दाग को सजा पूरी उम्र देकर चुकानी पड़ती थी। इसी बदनामी के कारण मनु और ताऊ के घर वालों ने आपसी समझौता कर बदनामी के डर के कारण मनु की शादी हमारे चचेरे भाई रजत के साथ कर दी थी। मनु और रजत की शादी एक धोखे के तहत ताऊ ने करवाया था। रजत का काफी समय से टीबी की बीमारी थी जिसे ताऊ जी ने छुपा कर रखा था। टीबी के कारण रजत की शादी कहीं नहीं हो सकती थी, इसलिए मौके का फायदा उठाकर उसकी शादी मनु से करवा दी गई। मेरी समझ में आ रहा था कि ताऊ ने मुझे शहर से क्यों चले जाने को मजबूर किया था। अगर मैं वहां मौजूद होता तो मनु के साथ यह अन्याय नहीं होने देता। शादी के 2 वर्ष बाद मनु को एक बेटी हुई। उसके 1 वर्ष के पश्चात रजत की टीबी के कारण मृत्यु हो गई। मनु कम उम्र में विधवा और एक बेटी की मां बनकर अपना जीवन ताऊ के रहमो करम पर जीने को मजबूर थी। इसीलिए जब मैं पहली बार उस मासूम सी बच्ची को देखा तो उसकी शक्ल मुझे पहचानी सी लगी। वह बिल्कुल अपनी मां मनु पर गई थी। उस रात विनोद से मिलकर लौटने के बाद मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मेरी नजरें घर में प्रवेश करते ही मनु को ढूंढ रही थी। मनु को या तो ताऊ जी के घर वालों ने मेरे सामने आने से मना कर दिया था या वह खुद मेरा सामना नहीं करना चाहती थी। मुझे अफसोस हो रहा था कि मेरी वजह से मनु की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं खुद को मनु का दोषी समझने लगा था। मैं कमरे में टहलता हुआ अपनी और मनु की बीती जिंदगी के बारे में सब कुछ याद करने की कोशिश करने लगा। कॉलेज के दिनों की बात थी। हम दोनों सभी दोस्त अभी अभी जवान हुए थे। मेरे पड़ोस में हमारी हम उम्र मीनाक्षी रहती थी। उसके घर वाले और हम सभी पड़ोसी उसे प्यार से मीनू कहकर बुलाते थे। वह थी तो साधारण शकल सूरत की, मगर उसका व्यवहार, उसके सलीके और बात करने का ढंग और सबसे ज्यादा उसकी तमीज उसे बेहद खूबसूरत बनाती थी। वह मुझे ज्यादा लगाव रखती थी क्योंकि हम नजदीक के पड़ोसी भी थे। हम एक ही क्लास में थे। वह पढ़ने में तेज थी, इसलिए मैं उससे हमेशा सहायता लेता रहता था। एक बार उसकी एक सहेली ने बताया कि मीनू मुझे बहुत पसंद करती है। मुझे आश्चर्य और गुस्सा दोनों साथ ही आया, क्योंकि मनु को मैंने कभी उस नजर से नहीं देखा था और हमारा परिवार बरसों से एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहते आए थे। इसलिए मेरे मन में कभी भी मनु के लिए ऐसा ख्याल नहीं आया। कई दिनों तक मैं उसे कतराता रहा। कतराने की वजह यह थी कि उसके और हमारे परिवार में गहरे संबंध थे। हम सभी एक दूसरे का सम्मान करते थे, इसलिए हमारे परिवारों में यह मालूम होना किसी के लिए ठीक नहीं था। मीनू कई दिनों तक कॉलेज नहीं आई। मुझे उसको समझाना था। उसके कॉलेज नहीं आने से मुझे परेशानी होने लगी। वह अपने घर के बरामदे या छत पर, जहां वह हमेशा दिखती थी, वहां भी आना छोड़ दिया था। उसके इस तरह अचानक गायब हो जाने से मुझे भी बहुत बेचैनी होने लगी थी, मगर यह बेकरारी उसे समझाने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ हमेशा बिताने
उसके लगातार संपर्क में आने से मुझे उसकी आदत सी हो गई थी, जो अचानक बंद हो गई थी। यह बेचैनी उस तरह की थी, मुझे लगने लगा था कि कहीं मुझे भी उससे लगाव तो नहीं हो रहा है। एक रात मैं छत पर बैठा था, काली रात थी, कुछ साफ-साफ देख पाना कठिन था। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र मीनू के छत की ओर मुड़ी, वह कब से वहाँ खड़ी थी, मालूम ही नहीं चला। वह मुझे ही देख रही थी। कई दिनों से मैं उसे ढूँढ रहा था, हम दोनों का छत लगा हुआ था। मगर उसके लिए बीच की दीवार लांघना संभव नहीं था और तब मैं भी नहीं चाहता था कि हम दोनों परिवार के बीच मर्यादा की दीवार मनु लांघे। मगर चूंकि मुझे उसके मन में मेरे लिए बनी इश्क की दीवार को गिराना था, इसलिए छत की दीवार लांघ गया। मैं उसके बिल्कुल पास खड़ा था। वह पहली बार एकटक मेरी आंखों में झांक रही थी। उसकी आंखों का तेज मेरे हौसले को कमजोर करती महसूस होने लगी थी। जल्द ही उसकी पलकों के पोर गीले हो गए। मैं समझ गया कि उसकी सहेली ने मेरी नाराजगी के बारे में बता दिया था। वह बिल्कुल खामोश थी। हाँ, आंसुओं ने अब पलकों के बांध को तोड़ दिया था। मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा था। उसे कैसे समझाऊं कि जो उसके दिल में है, उसे हम दोनों के परिवारों को किसी भी तरह मंजूर नहीं होगा। मैंने उसे समझा नहीं पा रहा था कि थोड़ी देर पहले तक मेरे दिल में उसके लिए बहुत नहीं था, वह नहीं था जो उसके दिल में है। मेरी जुबान भी धोखा देने लगी थी। उसकी आंखों में अपने लिए शिद्दत मुझे कमजोर कर चुकी थी। फिर भी जो मुमकिन नहीं था उसे पालना उचित नहीं था। मैंने जो ही कुछ कहने के लिए अपनी जुबान खोलनी चाही, उसने उंगली के इशारे से मुझे रोक दिया। थोड़ी देर बाद उसने सिसकती हुई आवाज में कहा, मैं जानती हूँ आप लिए आपके लिए मेरी सोच एक तरफा है। मैं ही पागल हो गई थी, आपकी कोई गलती नहीं है। आप सोचते होंगे कि यह मेरा बचपना है, मगर सच तो यह है कि मैं आपको बचपन से ही चाहती रही हूँ। मुझे मालूम है कि आपके दिल साफ है, आपका दिल साफ है। आपने कभी मुझे उस नज़र से नहीं देखा, इसलिए आप अपनी नज़रों में कभी शर्मिंदा नहीं होना। इतना कहते हुए अपनी हथेली से चेहरा छुपाकर रो पड़ी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मनु ने जो कहा इस वक्त वह कितना सच था। क्या मैं अब भी मनु को चाहने से खुद को मना कर सकता था? मैंने धीरे से उसके चेहरे से उसकी हाथों को हटाकर सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी सारे बात सही नहीं है। तुम एक अच्छी लड़की हो, हमारे परिवार के संबंध बहुत पुराने हैं। थोड़ी देर पहले तक मैं इसी सोच से परेशान था कि यह मेरे लिए उचित नहीं है। मगर तभी एक खटके की आवाज पर हम दोनों की नजर सामने की छत की ओर गई। वहां हम दोनों की पड़ोसन बिंदु चाची पता नहीं कब से यह सब देख रही थी। हम दोनों घबरा कर अलग हो गए। मनु जल्दी जल्दी सीढ़ियों की तरफ चली गई। वह जाते जाते इतना कह गई कि आप घबराना नहीं, अगर बात बढ़ी भी तो मैं सब कुछ अपने सर पर ले लूंगी, आप कुछ मत कहना। मैं भी अपनी छत पर लौट आया। अगले दिन हमारे घर में दोनों परिवारों की पंचायत लगी थी। मुझसे पूछा गया तो मैंने ना हाँ किया और ना बस खामोशी अख्तियार कर ली। वैसे भी मनु से मिलने के बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन मेरे ताऊ जी ने मुझे शहर छोड़कर मेरे बाबूजी के पास चले जाने का फरमान सुना डाला। मुझे भी लगा कि मनु की इज्जत के लिए यही ठीक है। मैं वहां से हमेशा के लिए चला गया। रात के किस पहर तक मैं अपनी बीती जिंदगी को याद करता रहा, पता नहीं चला। सुबह जब नींद खुली तो दिन चढ़ आया था। आंख खुलते ही मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मुझे मनु की बेटी की प्रतीक्षा थी। मुझे लग रहा था कि मेरे लिए सुबह की चाय वहीं लेकर आएगी। काफी वक्त बीत जाने के बाद भी जब वह नहीं आई, तब मैंने खुद नीचे उतरकर ताऊ जी के पास गया। ताऊ जी के कमरे तक पहुंचने के रास्ते में हर जगह मेरी नजर मनु को ढूंढ रही थी, मगर न तो मनु दिखी और न ही उसकी बेटी। मैं ताऊ जी के पास बैठा था। ताऊ जी अखबार पलट रहे थे, मगर उनका ध्यान मेरी तरफ था। वह और मैं दोनों ही कुछ बोलना चाह रहे थे। अंत में ताऊ जी ने ही खामोशी तोड़ी। उन्होंने कहा, तनु अपनी माँ के साथ नानी के पास गई है। थोड़ी देर में नौकर को बुलाया है, वहीं चाय और नाश्ता बना देगा। कुछ देर इंतजार कर सकते हो ना? मैं हाँ में सर हिलाया और थोड़ी देर में लौटने की बात कहकर कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद मैं मनु के पिता के दरवाजे पर खड़ा सोच रहा था कि काल बेल बजाऊं कि तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने सफेद साड़ी में मनु खड़ी थी। हम दोनों एक दूसरे को गुनाहगारों की तरह देख रहे थे। हम में से कोई भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। थोड़ी देर हम यूं ही खड़े रहे। फिर मनु को एहसास हुआ कि वह दरवाजे से हटकर मुझे अंदर आने दिया। मैं ड्राइंग रूम में आकर कुर्सी पर बैठ गया।
जबकि मनु दरवाजे के पास ही सर झुकाए खड़ी रही। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मैंने पूछा, तुम कैसी हो मनु? उसने धीरे से कहा, आप देख तो रहे हो अच्छी भली हूँ। मैंने इधर उधर देखते हुए पूछा, कोई दिख नहीं रहा है? चाचा चाची सब कहाँ हैं? पापा को गुजरे 5 साल हो गए हैं और माँ बाजार गई है, उसने जवाब दिया। मैंने उसे बैठने के लिए कहा मगर वह खड़ी ही रही। फिर मैंने पूछा, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, कहाँ है? उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आपको मेरी शक्ल याद थी जो आपने अंदाज लगा लिया? वह भी माँ के साथ ही गई है। उसके इस कटाक्ष का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं शर्मिंदा भी था। मैंने फिर मनु से पूछा, बिना काल बेल बजाए ही तुमने दरवाजा खोल दिया? उसने सकुचाते हुए कहा, मैं जानती थी आप आएंगे। मैं थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर पूछा, तुम अचानक ताऊ जी के घर से यहाँ क्यों चली आई? उसने कोई जवाब नहीं दिया मगर उसकी खामोशी ने सब कुछ बता दिया। ताऊ जी ने ही उसे और तनु को अपने घर से मनु की माँ के पास भेज दिया था ताकि उसका सामना मुझसे ना हो पाए। थोड़ी देर रुकने के बाद वह अंदर जाकर गिलास से पानी ले आई, सामने के कुर्सी पर बैठ गई। उसने पूछा, आपकी पत्नी की मृत्यु के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? खानदान तो एक ही है ना? भले ही आपको किसी की खबर की जरूरत नहीं पड़ी हो मगर सभी आपकी तरह नहीं होते हैं। मैं समझ रहा था कि मनु ने मुझ पर तंज किया था मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर पूछा, आपके तो बच्चे भी नहीं है, फिर जिंदगी कैसे कटती है? मैंने धीरे से कहा, शायद मुझे तुम्हारी आह लगी थी। मैंने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें गीली हो रही थी। मुझसे और बैठा नहीं जा रहा था। मैंने उससे कहा, चाची को मेरा प्रणाम कहना, और मैं कमरे से बाहर निकल गया। ताऊ जी मुझ पर नाराज हो रहे थे। मैं उन्हें बिना बताए ही मनु से मिलने चला गया था। उनसे मेरी लंबी बहस हुई, दुनियादारी की, संबंधों की। उन्होंने मुझे मनु की बर्बाद हो जाने की जिंदगी को बर्बाद करने का दोषी ठहराया। मैंने भी रजत के टीवी होने की बात छुपाकर मनु की जिंदगी तबाह देने का उनको ताना दिया। लड़ाई घंटों चली। इस युद्ध के बीच में मनु की मां को भी शामिल किया गया। अंत में एक नायाब फैसला हुआ। उस फैसले के 1 हफ्ते बाद हमारी गाड़ी, जिसे मैं अकेला यहाँ आया था, अब लौटते वक्त मेरे साथ मनु और हमारी बेटी तनु भी थी। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर कहानी अच्छी लगी या जैसी भी लगी, हाँ या ना हमारे